हेलो बच्चों। बच्चों आपकी अब एक शिकायत थी कि मैम हम आपसे बात कैसे करें, आपसे हम कैसे मिलें। तो अब हम सैटरडे को मिलने लगे, आपसे बातें भी करने लगे हैं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर रखेंगे और जो कुछ भी पूछना है, जितने भी आपके डाउट हैं वो आप सैटरडे की क्लास में मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पाठ थोड़ा सा ब्रेक देंगे, जितने भी पाठ आपके हो चुके हैं, क्योंकि पाठ 5 तक ही आपका ईओटी में आना है। जब भी एग्जाम होंगे, अभी एग्जाम की डेट डिसाइड नहीं हुई है, डेट डिसाइड होने पर आपके पास पहुंचा दी जाएगी और सिलेबस भी भेज दिया जाएगा। अब इसमें जितना भी पार्ट आपके पास आ रहा है, यानी रचनात्मक लेखन का आ रहा है या कहानी लेखन आया, कहानी लेखन रचनात्मक में ही आता है, चित्र वर्णन भी हमने भेजा है। और आज मैं आपके लिए अपठित गद्यांश का एक वीडियो बना रही हूँ जो आपके पास तक पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। अपठित गद्यांश, आप बहुत छोटे हैं, छोटे होने पर आपको जो गद्यांश होगा वो बहुत सिंपल सरल शब्दों वाला ही होगा। उसको आप, लेकिन रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी किताब है, हिंदी की कोई भी किताब, जरूरी नहीं है आप अपनी पाठ्य पुस्तक ही पढ़ेंगे। उसके अलावा आप पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई भी नंदन है, चंपक है, कोई इस तरह की घर में कहानियों की किताब है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितनी किताब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए हिंदी और सरल होती चली जाएगी। वैसे आपकी अपनी भाषा, इसलिए दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अपठित गद्यांश क्या होता है बच्चों? अपठित गद्यांश में होता है जो आपने अंश पढ़ा नहीं है, अपठित, जो बिना पढ़ा हुआ अंश है। यानी कोई बीच में एक पैराग्राफ, कोई भी एक अनुच्छेद होता है जो आपने पढ़ा नहीं पहले से, जो पहले से पढ़ा ना हो। बहुत छोटे शब्दों में मैंने लिखा है अपठित, जो पहले से आपने पढ़ा नहीं। और गद्यांश, एक गद्य होता है, यानी पूरा एक, मान लो एक पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, उसमें से हम सारा नहीं दे सकते। अंश होता है। अंश क्या होता है? एक भाग होता है, एक पार्ट होता है छोटा सा, वो अंश। यानी उस गद्य का एक अंश जो आपने पहले से पढ़ा नहीं है वो आपको करने के लिए दिया जाता है, उसको हम अपठित गद्यांश कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा, अपठित गद्यांश आप जब भी करते हैं तो उसमें सही, ये जो मैंने कुछ बिंदु दे रखे हैं, यानी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़कर उन पर थोड़ा सा अमल करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अपठित गद्यांश को हल करते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। आप छोटे बच्चे हैं, आप एक बार में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उस पैराग्राफ को कम से कम 2-3 बार पढ़ें। कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास, और जब तक नहीं आंसर दे पाएंगे जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा। समझ में जब आएगा कि आप उनके अर्थ को समझ, जो शब्द दे रखे हैं उनके अर्थ को समझ पा रहे हो या नहीं, या जो उसका सार है, यानी जो अनुच्छेद दे रखा है, जो अंश दे रखा है, उसके सार को समझ पा रहे हो या नहीं। गद्यांश की मुख्य बातों को दोहराएंगे कि हाँ इसमें ये चीजें दिखाई गई हैं। प्रश्नों को बार बार, फिर क्या करेंगे, जैसे ही आपने उसको गद्यांश को पढ़ा, आप तुरंत प्रश्नों पर आ जाइए और प्रश्नों के हिसाब से फिर अपने उत्तर ऊपर से सेलेक्ट करेंगे। आप पहले प्रश्न पढ़िए, फिर सोचिए अच्छा इसका उत्तर तो मुझे इस लाइन में मिलेगा, उस लाइन को आप अंडरलाइन करते चले जाइए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढिए, उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में लिखिए, उत्तर अपनी भाषा में दीजिए। 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर मत दीजिए, अपने द्वारा दिए गए उत्तरों को एक बार जांच अवश्य कीजिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिखे हैं आपके लिए, ये चीज मेन होती है कि यानी अगर तुम उन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देते हो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दे पाते हो तो आप जो पैराग्राफ में जो लाइन है, यानी इसका मतलब जब आप उत्तर दे रहे तो उसको, प्रश्न का जो भाषा है, यानी जो प्रश्न में पूछा गया है वो आपको भाव समझ में आ गया है, तभी आप उसमें से, और अगर पैराग्राफ में एजेट उतार कर भी लाइनें आप लिखते हैं तो भी उत्तर गलत नहीं होगा, आपको उसमें नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब जो इसमें दे रखा है बच्चों बिल्कुल वही पैटर्न जो अभी तक आप कर रहे थे, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा बदल गया है। अब जो मैंने एक इसमें से आपको एक्सरसाइज डाली है जो इस समय जो एग्जाम आपका जो ऑनलाइन होगा उसके पैटर्न पर है। आपको करना किस तरह से है, पढ़ना आपको जरूर है, समझना उसको आपको जरूर है, लेकिन जो प्रश्नों का उत्तर है वो रूप बदल गया है। वो आप यहाँ देखेंगे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दे दिया है। इसमें नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है, इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं, इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। यानी हमने नारियल का दे दिया और इसमें
ये शब्द मेन आपने शब्द देख लिए होंगे कि क्या है, और इन शब्दों के आपने अर्थ भी समझ लिए होंगे। इसको समझना जरूरी होता है। अब आपका जो पैटर्न है, सेम पैटर्न हम आपके ऑनलाइन परीक्षा में फॉलो करेंगे बच्चों। प्रश्न होगा और उसके 3 ऑप्शन होंगे। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आंसर आपको एक ही राइट करना है, एक आंसर को आपको टिक करना है। यानी पूरे पेपर का 50 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें पैटर्न यही फॉलो करोगे आप। यानी ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में से एक को आपको करेक्ट करना है, चाहे कहानी लेखन है, चाहे अपृत गद्यांश है, चाहे विलोम शब्द, कुछ भी है, जो कुछ भी पूछा जाएगा सब ऑप्शन में ही आएगा। नारियल का पेड़ कैसा होता है? छोटा, मोटा, ऊंचा। अब इसमें ऊपर देखो, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, आया ना ये लाइन, तो आपने तुरंत इसको किसको टिक करोगे आप? ऊंचा शब्द को आप टिक कर दोगे, आपका आंसर सही हो गया। यह कहाँ उगता है? पानी में, रेतीली जमीन में, पहाड़ पर। अब आया है, यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है, तो यानी रेतीली जमीन में, उसको टिक करेंगे। नारियल का पानी कैसा होता है? मीठा, खट्टा, नमकीन। कैसा होता है? नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है, तो इसमें मीठा शब्द आया है तो आप मीठे को टिक कर देंगे। नारियल के फल को क्या कहते हैं? श्रीराम, श्रीफल, श्रीफूल। अब इसमें क्या है? इसमें लिखा, कहाँ लिखा है? नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। कई जगह इसको श्रीफल कहकर बुलाया जाता है, बोला जाता है, तो इसको हम श्रीफल। तो इस तरह के प्रश्न, ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है। इस तरह के अभ्यास का आप, इस तरह की ही एक्सरसाइज को आप जितना चाहो प्रैक्टिस घर में करिए। अब यहाँ पर दूसरा मैंने दिया है, लेकिन इसका थोड़ा तरीका बदल दिया। वो इसलिए दिया है, आप इसको बार बार पढ़ के प्रश्नों को पहले समझें। अगर आप सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर भी देने लगे तो ऑप्शन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राचीन समय की बात है, एक वैद्य जी जड़ी बूटियां सुखाकर औषधि बनाते थे। उनके घर के आंगन में तरह तरह की जड़ी बूटियां सूखती रहती थी। एक दिन एक बंदर उनके आंगन में आया। उसने कपड़े पर सूखती हुई कुछ लकड़ियां देखी। उसे लगा कि कोई खाने की वस्तु है। उसने एक लकड़ी को उठाया और चबाने लगा। यह तो तीखी निकली। उसने यह लकड़ी फेंक दी। झट से दूसरी लकड़ी उठाई, यह भी हल्की तीखी थी। वैद्य जी आए, उन्होंने बंदर को ऐसा करता देखकर कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर ने कहा, अदरक? ये अदरक था। वैद्य जी ने कहा, सूखे हुए अदरक को पीसकर खांसी की दवाई बनती है। यानी ये जो है इस तरह का एक पैराग्राफ था, और इसके साथ मैंने इसके प्रश्न उत्तर भी दे दिए हैं। ये इसलिए दिए हैं, आप पढ़ो तो जिससे आपको पूरे आंसर लिखने का भी अभ्यास होगा। पूरे आंसर, एक तो ऑप्शन वाला दे दिया, और इसमें से भी अगर इस तरह का, मान लो वैद्य जी औषधि कैसे बनाते थे, मैं इसमें टुकड़ों में 4 आंसर लिख सकती थी। पीस कर बनाते थे, या उसको कूट कर बनाते थे, या उसको कुछ और शब्द में कोई भी, मतलब इसमें गलत कुछ सही, एक सही और बाकी गलत डाल सकती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप इसका पूरा आंसर भी, यानी वैद्य जी जड़ी बूटियां पीस कर औषधि बनाते थे, आप इस तरह से भी इनके आंसर लिख सकते हैं। तो ये 2 तरह का पैटर्न मैंने इसमें दिया है। घर में आप इसी तरह की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मैंने और भी एक्सरसाइज आपके लिए डाल दी है, आप इनको पढ़ते जाइए और प्रश्नों के उत्तर देते जाइए। और इन्हीं एक्सरसाइजों में से, ये एक्सरसाइज जो मैंने दे रखी है, इन्हीं में से आप ऑप्शन टाइप के एक्सरसाइज अपने मम्मी पापा से बनवा लीजिएगा। कि ऑप्शन, जो पहली एक्सरसाइज के बेस पर 4-4, 3-3 ऑप्शन देकर कि इसमें से ऑप्शन कैसे बनाए जा सकते हैं। जो प्रश्न है ना, सभी त्योहार क्या संदेश देते हैं, अब उसमें 4 ऑप्शन करवा दीजिए। त्योहार का क्या अर्थ है, इसके ऑप्शन करवा दीजिए। तो ये ऑप्शन से भी आप इनके उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद इसके मैंने उत्तर दे दिए हैं। इनमें आनंद से मनाया जाने वाला उत्सव है, इसकी जगह तुम कुछ और भी कर सकते हो। सही आंसर दे सकते हो, 3 आंसर गलत दे सकते हो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नीचे फिर मैंने एक और एक्सरसाइज आपके लिए दे रखी है, तो इनका आप जितना चाहें अभ्यास करिए। और ये इसलिए मैं बता रही हूँ बच्चों, इसलिए दे रही हूँ कि ये इस तरह की अभ्यास करने से आपका जो, क्योंकि ये एक्सरसाइज वेटेज वाली है, यानी 5-5-5-5 नंबर है। आपका अगर एक ऑप्शन भी गलत जाता है तो आपका 1 नंबर सीधा सीधा चला जाएगा। तो इसलिए इनकी जितना आप अभ्यास करेंगे आपको उतना ही अच्छा, क्योंकि ये रीडिंग पार्ट है। रीडिंग पार्ट आपका मजबूत है तो आपका ये क्वेश्चन 100% सही जाएगा। अदरवाइज अगर रीडिंग बिल्कुल नहीं आती, रीडिंग नहीं कर रहे हो, तो बहुत आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।